अरविंद केजरीवाल के तो बहुत सारे इंटरव्यू आपने देखे ही होंगे, वैसे भी वो मीडिया में छाए ही रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी लाइफ का पहला पॉडकास्ट किया। चैनल का नाम था प्रखर के प्रवचन। मैंने भी बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखा, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मीडिया में जितने भी इंटरव्यूज आते हैं मोस्टली उनमें से स्क्रिप्टेड ही होते हैं। प्रभु राम का जिक्र हुआ है, मंदिर का जिक्र हुआ है, तो उस पक्ष का भी जिक्र होना चाहिए। और ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको बहुत दिनों से ये सवाल पूछना चाह रही थी और एक मुसलमान होने के नाते मैं ये सवाल पूछूंगी। इसलिए मैंने सोचा शायद यूट्यूब पर तो एक फेयर और धमाकेदार इंटरव्यू देखने को मिल ही जाएगा। वैसे मेरी प्रखर भाई से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं पर्सनली जानता हूं उनको, इसलिए आज मैं सिर्फ इस इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा। इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कर दिया था, इस कॉन्वर्सेशन में व्हाट इज समथिंग दैट इज ऑफ लिमिट, समथिंग दैट आई शुड बी आस्किंग, इज देयर एनीथिंग एट ऑल? हाँ, वो है एक जो हमारा केस है, लिकर केस, उस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। मुझे मेरी बेल कंडीशंस के अंदर शर्त है टू डिस्कस दिस केस इन मीडिया और इन पब्लिक। दैट इज ओनली लीगल ऑब्स्टेकल। बाकी आप जो मर्जी पूछ लीजिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें पब्लिक भी जानना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर सीएम ऑफिस ना जाने की पाबंदी लगा रखी है, ना ही वो किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। तो फिर क्यों वो दोबारा से सीएम बनना चाहते हैं? और अगर सीएम बनना ही था तो उन्होंने 3 महीने पहले रिजाइन ही क्यों किया? दूसरा, अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए थे तब उन्होंने किसी और को अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाया? ठीक है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें एक झूठे केस में फंसाया गया, लेकिन इससे दिल्ली वालों को तो नुकसान हो ही गया। उनके तो सारे काम रुक ही गए ना। अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े पैमाने पर अपने एमएलएस की टिकट क्यों काटी? इसका मतलब क्लियर है, उन्होंने काम ही नहीं किया। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज सीट को छोड़कर जंगपुरा क्यों चले गए? जो व्यक्ति खुद 11 या 1200 वोट से जीता हो, उनको सिर्फ इतना बोलना कि जब 2025 का इलेक्शन आएगा ना, तो पड़पड़गंज से लड़ने, अगर दम है उनमें, भागना मत, पड़पड़गंज से लड़ने की कोशिश करना 2025 में। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पॉडकास्ट भी स्क्रिप्टेड था या प्रखर भाई ने ज्यादा रिसर्च ही नहीं की। कोई बात नहीं, आप ये देखिए। जब मैं सीएम बना, मेरे को याद है 2014 की गर्मियाँ, 8 से 10 घंटे के पावर कट डेली लगते थे और हजारों रुपए के बिल आते थे। इन्वर्टर, जनरेटर कॉमन थे। हमने दिल्ली में आने के बाद पहले 3-4 साल मैंने और सतिंदर जैन जो मेरा पावर मिनिस्टर था, हमने खड़े होके, जैसे अपने घर में खड़े होके मकान बनवाते हैं ना, ऐसे खड़े होके हमने तार बदलवाए हैं, दिल्ली के ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है। हालांकि बीजेपी अभी भी ये कहती रहेगी कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बुरा हाल है दिल्ली में, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। 2015 से पहले लंबे लंबे पावर कट जो लगते थे दिल्ली में, आज वैसा हाल नहीं है। लेकिन पावर कट बिल्कुल भी नहीं लगते, ये भी सच नहीं है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर दिल्ली के पावर कट की जो स्टोरीज हैं बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, लेकिन इसको लेकर भी किसी तरह का काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया। कोई बात नहीं, अब पानी का टॉपिक देख लो। एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि पानी लाओगे कहाँ से? दिल्ली में तो पानी की कमी है। ये 24 घंटे पानी देने के लिए पानी तो लाना पड़ेगा। तो दिल्ली में अभी 1000 MGD पानी बनता है, प्रोडक्शन होती है। हमें लगभग 1200-1300 MGD पानी चाहिए। तो सारा अब हम जो मर्जी कर रहे हैं, यूपी से मांगे, हरियाणा से मांगे, कोई नहीं देने वाला। आज की डेट में पानी पे तो वॉर होंगे फ्यूचर में, कहते हैं। तो हमने देखा है कि ट्रांस यमुना एरिया जितना है, यमुना पार, वहाँ पे 3-4 फुट पे गड्ढा खोदो, पानी आ रहा है। तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत हाई है, तो वहाँ से पानी क्यों ना निकाले? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली का 99.1% ग्राउंड वाटर ऑलरेडी निकाला जा चुका है। मॉनसून सीजन के दौरान दिल्ली की जमीन को 34% पानी का रिचार्ज तो मिलता है, लेकिन समर और विंटर सीजन के दौरान इतना ही पानी वापस निकाल भी लिया जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर जल्दी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली एक मरुस्थल में बदल जाएगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो और ग्राउंड वाटर निकालेंगे दिल्ली को सप्लाई करने के लिए। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली में जो पानी की किल्लत है उसे सिर्फ यमुना नदी ही दूर कर सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार यमुना नदी को ऑप्शन में नहीं लेके चल रही। ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए यमुना नदी को साफ करना पड़ेगा, लेकिन पिछले 10 साल में नहीं किया तो अब उसकी बात कैसे करें? ऐसे में इसको अवॉइड करके अब अरविंद केजरीवाल ग्राउंड वाटर की बात करने लग पड़े हैं, और इसको लेकर भी उनसे किसी तरह का काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया। एनीवे, तीसरा उन्होंने बात की हेल्थ एंड एजुकेशन की। हेल्थ में हमने बहुत काम किया। एक तो था, दिल्ली के अंदर आपको बड़े बड़े अस्पताल बहुत मिल जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल है, और सरकारी सेक्टर में जो अस्पताल थे दिल्ली सरकार के, वो कंडम थे, बहुत बुरा हाल था। जीटीबी हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, पूरा हाल था उसका। मतलब आप कहीं जाओ, कोई दवाई नहीं मिलती थी अंदर, कोई टेस्ट नहीं होता था अंदर, सारी मशीनें खराब होती थी। एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, MRI मशीन खराब पड़ी है, CT स्कैन खराब पड़ा है। सब सारे अस्पतालों में अब दवाइयाँ अवेलेबल हैं, एक एक दवाई मिलती है, सारे टेस्ट अंदर होते हैं, सारा रिफर्बिश किया है, सारा
डेंटिंग पेंटिंग सारा ठीक किया अस्पताल, सारे सरकारी अस्पतालों ये जो इतना ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है हमारे ऊपर, ये सारा एक माफिया था, शिक्षा माफिया था, हेल्थ माफिया था, जिसको हमने तोड़ा है। ऑब्वियसली ये माफिया छोटा माफिया नहीं था, इनके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, ये चुप थोड़ी रहे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा काम किया है। जो पुरानी बिल्डिंग्स थी स्कूल की उन्हें तोड़वाई गई और उनकी जगह नई बिल्डिंग्स बनवाई गई, दुनिया भर की नई फैसिलिटीज़ दी गई, एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की गई। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फॉरेन तक भेजा और हॉस्पिटल्स में भी बहुत मैसिव काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। ट्रीटमेंट टाइम से होने लगा, बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट होने लगा, दवाइयाँ अब अवेलेबल रहती हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया, AC लगवाए गए, हर चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों सेक्टर्स में। ये सब काम पिछले 70-80 सालों में नहीं हुआ था, जो वाकई में काबिले तारीफ है। अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की तारीफ विदेशों तक होती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए था कि दिल्ली में पिछले 10 साल में कितने और नए हॉस्पिटल्स और स्कूल बनवाए गए, जिस सवाल का जवाब जनता भी जानना चाहती है। दिल्ली के रेवेन्यू डेफिसिट पर भी अरविंद केजरीवाल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और ये कह के सवाल को घुमा दिया कि वो एक जादूगर है। जादूगर हूँ मैं, अकाउंट्स का चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। 2024-25 का एस्टिमेटेड डेफिसिट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ है और पूछने पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो दिल्ली में सब्सिडीज दी जाती हैं बिजली पानी पर, उसका दिल्ली के रेवेन्यू डेफिसिट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। दिल्ली में बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है उसके ऊपर खर्च होते हैं 3350 करोड़ रुपए, पानी के ऊपर 700 करोड़ और वुमेन फ्री ट्रैवल के ऊपर ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीस। टोटल में ये होता है 4450 करोड़ रुपए। इस फिगर से ये क्लियर हो जाता है कि ये सब्सिडीज का बोझ दिल्ली के रेवेन्यू पर पड़ रहा है। हालांकि मैं पर्सनली इन सब्सिडीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि ऐसा मानता हूँ कि बिजली पानी जैसी चीजें देश की बाकी गवर्नमेंट्स को भी फ्री में ही देनी चाहिए, तभी राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू वाटर जैसी चीजें ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो पाएंगी। मैं ये वीडियो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट नहीं बना रहा हूँ और ना ही प्रखर के अगेंस्ट। अरविंद केजरीवाल एक हाईली एजुकेटेड लीडर है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है और इसीलिए शायद वो 3 बार CM भी बने और हो सकता है आने वाले असेंबली इलेक्शंस में एक बार फिर जीत जाएं और फिर दिल्ली के CM बन जाए। लेकिन किसी भी नेता से उनके फेलियर पर सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। ऐसे सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए जिनके बारे में जनता जानना चाहती है। पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली के पोल्यूशन और यमुना पर आपने 10 साल पहले जो स्टेटमेंट दी थी, आपके वर्ड्स आज भी सेम टू सेम वैसे ही हैं। आप सेंटर के ऊपर एलिगेशंस लगाते हो और सेंटर आपके ऊपर। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। और बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, देश के बाकी स्टेट्स में भी जब इलेक्शन होते हैं, यहाँ तक कि PM के भी जब इलेक्शंस होते हैं, तो इंटरव्यू कम और PR ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है एंकर इंटरव्यू कम ले रहा है और नेता की मार्केटिंग ज्यादा कर रहा है।